गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? बेटा हम लोग थर्मल कंडक्शन में लास्ट टर्म जो पिछला लेक्चर था हमने कई डेफिनेशंस पढ़ी। स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक टर्म ये आया कि थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है। तो हम पहले अगला बात करते हैं रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी K and temperature gradient, राइट। अगर इसमें हमें एक रिलेशन बताना हो तो हम ऐसे चलेंगे। तो देखिएगा बेटा, देखो एक फार्मूला जो हम कल पढ़ के आए हैं, सिंस आपको याद होगा Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन डेल्टा एक्स होता है, राइट। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स को ही हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन टी के ए। क्यू अपॉन टी को हीट करंट कह सकते हैं। क्यू अपॉन टी इज एच विच इज ऑल्सो नोन एज हीट करंट। क्लियर बेटा? तो हम इसको अब लिख सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू एच अपॉन के ए। अब आप क्लियर कट देख सकते हैं फॉर द कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो अगर एच कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एच को कांस्टेंट ले लें तो आप देखोगे देयरफॉर डेल्टा थीटा 1 अपॉन के। कंडीशन है, it means temperature gradient is inversely proportional to the thermal conductivity. So hence you can conclude, therefore temperature gradient is proportional to 1 upon k. तो here is the relation between this. ठीक है, तो इस पे कुछ रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन आए जो इस पे रिलेशन से हमें फाइंड आउट हो रहा आंसर, तो आप इसे लगाइए। ठीक है, अब एक चीज हम ये लेना चाहते हैं बेटा, याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक टर्म पढ़ा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, सिग्मा। तो हमें लेना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और थर्मल कंडक्टिविटी के में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ क्या रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी के एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी sigma, we have to find out relation between these two terms. Clear? देखिएगा, ये वीडमैन फ्रेंज लॉ कहलाता है कि वीडमैन एंड फ्रेंज ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वीडमैन फ्रेंज लॉ। इट इज नोन एज वीडमैन फ्रेंज लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ये निकल के आया क्या कि द रेशियो ऑफ, ये लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी at the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity at a particular temperature. Temperature, वो कैपिटल T दे रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। तो क्या रिलेशन पाया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में रिलेशन मिला वीडमैन फ्रेंच साइंटिस्ट को कि द रेशियो ऑफ के थर्मल कंडक्टिविटी एंड बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो जो है एक खास टेम्परेचर पर अगर रखा जाए दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स, एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन है दैट इज माइका। तो केवल एक्सेप्शन इसका है, एक्सेप्ट माइका। इसके अलावा दैट इज, इसका मतलब ये हुआ बेटा के अपॉन सिग्मा टी इज कांस्टेंट
फॉर ऑल मेटल्स। तो ये बेटा के और सिग्मा में रिलेशन है, क्लियर बेटा। तो ये अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो कह सकते हैं के अपॉन सिग्मा इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर आप इसे, इसका मतलब ये क्या बताता है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, दैट इज गुड कंडक्टर of electricity is also good conductor of heat। बेटा इसे ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है। ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। इसका उल्टा जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है मे नॉट बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो हीट का भी है, लेकिन जो हीट का अच्छा कंडक्टर है वो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर हो। बट गुड conductor of heat need not be, ये ध्यान रखना, need not be आवश्यक नहीं है कि, ठीक है। गुड कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है बेटा वो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन जो हीट का अच्छा कंडक्टर है नीड नॉट बी, जरूरी नहीं, अक्सर होता है, ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन नीड नॉट बी इसके एक्सेप्शन है। जैसे एग्जाम्पल आप पाएंगे, माइका, सैंड, बालू। तो माइका और सैंड ये इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर हैं, लेकिन हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। तो देखो माइका एंड सैंड जो है हीट के कंडक्टर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मल रेजिस्टेंस। जब किसी चीज में हीट आसानी से कंडक्ट करती है तो कुछ में हीट आसानी से नहीं भी कंडक्ट करती है। तो जब भी बेटा कंडक्टिविटी टर्म आएगा तो रेजिस्टिविटी तो होगा ही होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर अगला टर्म होगा, अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम इसको बेटा कंपेयर करके चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, बिल्कुल डिटो कंपैरिजन होगा। तो मैं यहाँ साइड वर्क एक करूंगा और तो मैं इससे कंपेयर करूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम कैसे इसे रिलेट कर सकते हैं। सुनिएगा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ से तुमने पढ़ा था R इक्वल टू V अपॉन I होता है। इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रिलेट करो बेटा, जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा 10th में, अगर आप 12th पढ़ चुके हैं तो उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए कि जैसे करंट को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है, वैसे ही हीट को चलने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो काम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करता है, सेम वर्क इज परफॉर्म बाय द टेम्परेचर डिफरेंस इन हीट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट है। तो बताओ अगर इसकी जगह हम हीट रेजिस्टेंस करते हैं तो बताइएगा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक करंट की जगह क्या आ जाएगा, हीट। थर्मल रेजिस्टेंस आर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट की जगह क्या आ जाएगा, हीट करंट। अब आप इसको देखो, टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, हीट करंट को एच लिख सकते हैं। तो इस तरह से आर का बेसिक फार्मूला तो ये बना। अब आप एच की वैल्यू रख दें, एच का फार्मूला तो पता है क्या है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन, अगर डेल्टा एक्स लिखना चाहे एक्स लिख ले, एल लिखना चाहे एल लिख ले, ठीक है। तो आप देखो के ए डेल्टा थीटा, उससे पहले एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख लें तो थोड़ा सा तुम्हें हेल्प हो जाएगी। देखो इसकी जगह हम r इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब h की वैल्यू यहां रख लें तो आप देखिए क्या आ जाएगा, r इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल अपॉन, मिस्टेक हो गया, उल्टा हो गया बेटा, ठीक कर लीजिए, डेल्टा थीटा विल बी रिटन एज इट इज
H will be replaced by this Ka डेल्टा थीटा अपॉन L, ये कैंसिल हुआ तो देखो L बाई Ka आया, तो ये बेटा थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू L बाई Ka होता है, राइट। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद दिलाए, आप साइड में वर्क करके चल सकते हैं, तुम्हें याद होगा इन इलेक्ट्रिसिटी, इसी में हम बात करें तो तुम्हें याद होगा R इक्वल टू, अगर तुम्हें याद होगा रो L बाई ए होता था एक फॉर्मूला, और रो जो होता है वो 1 अपॉन सिग्मा के बराबर होता है, तो याद रखो R इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए होता था, तो वहां पर ये, तो आप देखिएगा अगर आप कंपेयर करें, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, L की जगह देखो L है, A की जगह पे देखिए A है, K जो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता था। तो आपको जब फार्मूले याद रखने तो कर सकते हैं, हालांकि ये फार्मूला याद रखिए R इक्वल टू L बाई Ka, ये नेक्स्ट, क्लियर से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, तो पता दो तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है कंडक्टर का, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा हम ऐसे ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर ये है और इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक दूसरा कंडक्टर ये आगे लगा है, इनके साथ कंबाइन करने में ध्यान रखिएगा, इनकी लेंथ डिफर हो सकती है लेकिन एरिया हम सेम लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो देखिएगा यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंबाइनिंग टू कंडक्टर्स इन सीरीज। फर्स्ट कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लेंथ L1 है। सेकंड कंडक्टर बेटा देखो इस जगह ज्वाइन किया गया, इसकी लेंथ L2 है। बेटा जब दोनों कंडक्टर अलग अलग मटेरियल के बने हैं तो उनकी कंडक्टिविटी अलग है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप देखें तो इसकी K1 है, इसकी K2 है। इस एंड से हम हीट देंगे, ध्यान रखिएगा हीट करंट को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, यहाँ से हीट करंट H जा रही है, तो मान ली इसका टेम्परेचर θ1 है और लास्ट वाले का θ2 है। अक्सर न्यूमेरिकल में क्या होता है, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंबाइंड सरफेस, जिसे इंटरफेस कहते हैं, इसका टेम्परेचर मान लें हमें थीटा फाइंड आउट करना है, ये आएगा। तो पहला काम ये। दूसरा अगर आप देखिएगा इसमें हीट H है तो इसमें H1 मान लें, इसमें H2, यानी ये हीट करंट I मान लें फर्स्ट वाले कंडक्टर में H1 है, सेकंड में H2 है, क्लियर। और अगर हम इनके रेजिस्टेंस लें, इनके रेजिस्टेंस R1 है और इसके रेजिस्टेंस R2 है, तो हम इसमें ऐसे लेके चल रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लो बेटा, स्पेस वहां पर लेंगे, ठीक। तो ये आया यहाँ पर, देखिएगा मैं एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिर आप रिलेट करिएगा। सीरीज में ऐसे जोड़ते थे, एक रेजिस्टेंस R1 होता था, दूसरा रेजिस्टेंस R2 होता था। अगर दोनों सीरीज में जोड़े जाते थे तो यहां से एक सेल जोड़ते थे, सेल बेटा करंट प्रोवाइड करता था। तो देखो यहाँ पोटेंशियल इसका V होता था, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के इक्विवेलेंट है, यानी θ1 माइनस θ2। अगर यहाँ से करंट I चली तो ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, ये हीट करंट है, दोनों बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर रखते हैं। अगर इसमें करंट I1 होगा और इसमें करंट I2 हो, याद है I1 I2 सेम होता है, ये करंट I1 I2 दोनों सेम होता है, होगा बेटा, जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा, और उतना ही होगा जितना ये करंट है, यानी I के बराबर होगा, ठीक। तो बात बताइएगा बेटा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर में I1 I2 सेम होता है तो यहां पर भी होगा H1 H2 H के बराबर होगा, तो यहां पर भी फर्स्ट थिंग होगा H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H। इक्वेशन 1 लिख लो, हम कैलकुलेशन में देख लेंगे, ठीक। तुम्हें याद होगा बेटा, इफ RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, S फॉर सीरीज है, तो तुम्हें याद होगा देयरफॉर RS इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हम इसको भी यूज करेंगे आगे, तो अभी तो पढ़ा रहने दो, फिर हम यूज करते हैं। तो चलिएगा, फर्स्ट थिंग ये आया कि बेटा ये हीट करंट इन फर्स्ट, हीट करंट इन सेकंड विल बी द सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो मान ले हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू फाइंड आउट, जब भी बेटा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस निकालने की बात आए, हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उसे मत लगाइए डायरेक्ट, आप केवल H1 इक्वल टू H2 रख करके चलिए।
तो हमें ये निकालना है, तो पहला हम रखना चाहते हैं टू डिटरमाइन थीटा, इसे बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जहां पे उन्हें कंबाइन किया गया। जब भी आए तो आप ऐसे करिएगा, सिंस H1 इक्वल टू H2, H का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, K, देखो H होता है K मतलब K1, A बेटा इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सब सेम है ये, तो A फिर क्या होता था बेटा K A डेल्टा थीटा, H का फॉर्मूला याद है ना, डेल्टा थीटा हमें वैसा याद रखना बेटा, H1 माइनस दिस, पहले एंड का टेम्परेचर फिर अगले एंड का। तो देखो बेटा H1 इस कंडक्टर का हीट करंट है, तो यहां आएगा θ1 माइनस थीटा, देखो θ1 माइनस थीटा अपॉन L होता था, L1 आएगा इक्वल टू H2 क्या आएगा K2A। अब देखो H2 के लिए थीटा माइनस θ2 अपॉन L2, क्लियर। फिर ध्यान रखिएगा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थीटा, ठीक। तो A से A कैंसिल करें, तो अगर आप यहां पर और सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपका अपना तरीका हो सकता है। देखो K1, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो K1 L2 θ1 माइनस थीटा इक्वल टू K2, ये गलत कैंसिल हुआ है, इसे कैंसिल करना, K2 L1 थीटा माइनस थीटा। पर्पज इज टू फाइंड आउट थीटा। देखो K1 L2 थीटा माइनस K1 L2 थीटा, K1 L2 थीटा ये गलत लिख गया है, θ1 था, θ1, K1 L2 θ1 माइनस K1 L2 थीटा इक्वल टू K2 L1 थीटा माइनस K2 L1 θ2। थीटा चाहिए, ये माइनस में इधर ले जाओ, K1 L2 प्लस K2 L1 ये इधर ले आओ, तो देखो K1 L2 θ1 K2 L1 θ2, कोई कॉमन तो है नहीं, तो K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 ये आ गया। अब हमें थीटा चाहिए, थोड़ा स्पेस लेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन आपने लिख लिया होगा यहीं पर, इसे कंपेयर कर डाल, तो आप देखिएगा इसे बेटा हमें थीटा चाहिए, तो देयरफॉर देखिए थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा K1 L2 θ1 प्लस कि हम ये याद रख सकते हैं, याद रखिए, फायदा वायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस कैलकुलेट करने के लिए आए बेटा H1 इक्वल टू H2, मैं क्या मानता हूँ यही बेटा फार्मूला है, H1 इक्वल टू H2। थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसा करें, K1 K2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो देखो डिवाइडिंग, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपके वहां जो होम एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, हालांकि 11th का कोर्स बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन जो होम एग्जामिनेशन है उसमें ही प्रूफ पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी आ सकता है कि एक खास तरह से फार्मूला लिख देते हैं, तो उस जगह आपको करना पड़ेगा। K1 K2 से डिवाइड कर रहे हैं इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, NR मतलब न्यूमरेटर ये ऊपर वाला टर्म, एंड DR का मतलब डिनोमिनेटर ये वाला टर्म, इन RHS। therefore थीटा इक्वल टू देखो K1 L2 θ1 K1 L2 θ1 अपॉन K1 K2 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन K1 K2 अपॉन K1 L2 K1 K2 प्लस K2 L1 K1 K2। देखो थीटा ये आ गया L2 θ1 अपॉन K2 प्लस L1 θ2 अपॉन K1 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। लिखना चाहे लिखें, हालांकि आंसर यहाँ पे आ चुका, ये क्लियर। तो ये आया टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। तो इस तरह से टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का कुछ फार्मूला आता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर बताऊं बेटा, चाहे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछे कुछ भी, आपको क्या करना चाहिए, आपको H1 इक्वल टू H2 से सॉल्व करके निकालना चाहिए, वॉट एवर इज द आंसर। क्लियर बेटा, जल्दी से इसे नोट कर लो, तो इसमें आगे बढ़े। तो देखिए पहला हमारा पर्पस क्या था, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। आगे और बातें हो सकती हैं, अब तुम कहोगे वो क्या, अगर कहें इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो तुम्हें पता सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, डायरेक्ट लग सकते हैं।
तो हम एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट रख रहे हैं, दूसरा आएगा कि अगर इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, क्या K1 प्लस K2 या 1/K1 प्लस 1K2 या कुछ और। तो हमें अब पहले निकालना है कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इसे हम RS से लिख रहे हैं बेटा, वाई RS बिकॉज सीरीज में। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसे भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉगस बना के। तो आप लिखोगे RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक ये बात आती है, आप इसे दिमाग में रखिए कि ये आ जाएगा 3 स्टार। नाउ द नेक्स्ट बेटा अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। उससे पहले एक और बात करें, H अगर निकाल लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हीट करंट अगर आपको H पता करना है तो आपको पता है, देखो H इक्वल टू H1 इक्वल टू H2 है, H H1 H2 के बराबर है, इनमें से एक पकड़ लो बेटा। तो देयरफॉर हमें H इक्वल टू H1 लेके चल रहे हैं, H इक्वल टू H1। मन हो आप H इक्वल टू H2 लेके चलो, क्योंकि काम हमारा जानते हैं क्या है बेटा, H निकालना। तो H1 मन हो निकाल लो, मन हो H2 निकाल लो, दोनों की वैल्यू H के बराबर है। मैं H1 निकालने जा रहा हूं, वो H2 के बराबर है। अब आप देखिएगा H इक्वल टू H1, H1 क्या था, K1A थीटा 1 माइनस थीटा, देखो K1A थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1। तो तुमको अभी ये क्या बस आ गया, आप थीटा की वैल्यू ये रख लीजिए। तो इस जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू यहां रख रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, H इक्वल टू K1 A अपॉन L1 और थीटा 1 माइनस, ये थीटा की वैल्यू रखें तो आएगा K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। H इक्वल टू K1 A। देखो बेटा ये एलसीएम लिए यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई होगा, माइनस, ध्यान रखना इसकी वजह से ये और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस K1 L2 थीटा 1 माइनस K2 L1 थीटा 2, ये ठीक। तो आप देखिए क्या आता है, इसको अगर आप लें तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, K1A अपॉन L1, नीचे तो बेटा K1 L2 प्लस K2 L1 फिलहाल पड़ा रहने दें, यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 1 L1 माइनस K1 L2 थीटा 1 माइनस K2 L1 थीटा 2, ठीक। ये देखो कुछ कैंसिल हो, K1 थीटा 1 L2, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा, K2 थीटा 1 K2 थीटा, ये नहीं कैंसिल हो, लेकिन यहाँ L1 कॉमन आ जा रहा है। तो अगर आप इसे ले तो देखो K1 A L1 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो बेटा यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, ये L1 यहाँ एज इट इज रहेगा, कैंसिल। यहाँ बचेगा कि K2 भी कॉमन आ जा रहा है यहाँ पर, तो K2 को भी कॉमन निकालें तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा, K1 K2A अपॉन L2 K1 प्लस K2 L1 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। तो देयरफॉर H का फार्मूला बेटा ये आ गया, K1 K2A अपॉन L2 K1 प्लस K2 L1 थीटा 1 माइनस थीटा, ये आंसर आ गया। आप इसको कुछ ही क्वेश्चन X1 वगैरह लिख दीजिए, ये हमें लगता है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। K1 K2 से बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय K1 K2 इन न्यूमरेटर ये टर्म एंड डिनोमिनेटर ये टर्म इन RHS, राइट हैंड साइड में ही ये काम करेंगे। देखिएगा बेटा क्या आता है, देखो यहां पर लिखें तो K1 K2A अपॉन K1 K2, इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर ही रख लो इसे, अपॉन
यहाँ देखो बेटा L2K1 अपॉन K1K2 प्लस K2L1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो इतना करो बेटा। अब थोड़ा सिंपल सा आंसर आने लगेगा यहाँ पर आपका। देखो क्या आएगा, H इक्वल टू क्या आने लगेगा, θ1 माइनस θ2a। बेटा देखो θ1 माइनस θ2a और नीचे आ जाएगा, देखो बेटा L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, ये आ जाता। ये x2 आया। बेटा आप सोच सकते हो कि सर ठीक है यहीं पर आंसर आ गया था, क्या जरूरत थी, या यहाँ पर आंसर आ गया था, क्या जरूरत थी यहाँ तक लाने को। तुम्हें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ABCD उसमें यहाँ तक दे सकते हैं, या तुम 11th में हो तो तुम्हारे होम एग्जाम में प्रूफ दे सकते हैं, तो यहाँ तक लाना होगा, तुम्हें सिंप्लीफाई तो करना होगा। वेदर इट इज इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो ऑप्शन तक तो लाना ही होगा। अगर यहाँ तक दिया तो बेटा लाना पड़ेगा, ठीक है। याद हो जाए तब तो बढ़िया है, ये टिक कर दो अगर कॉम्पिटिटिव है, ठीक क्या है। अब इसमें एक और बात आती है, आप इतना नोट कर लो बेटा। एक और बात यहां पर आती है, अब वो क्या है देखिएगा। क्या तुम कह सकते हो सर जब दो कंडक्टर थे जिसके फर्स्ट एंड और लास्ट एंड का टेम्परेचर ये था, एरिया सेम था, तो ये हीट फ्लो ये H इतना आता है। अगर n कंडक्टर्स हो तो देखो एक पैटर्न बनेगा। अगर बेटा यहाँ पहला कंडक्टर, दूसरा, इस तरह से n कंडक्टर्स हो तो मैं लिख देता हूं, देखो फॉर n कंडक्टर्स इन सीरीज, लेकिन कंडीशन है बेटा समझिएगा क्या, पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, डैश डैश डैश, nth कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर ले आप जितने जोड़ना हो जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसके पहले एंड और आखिरी एंड का टेम्परेचर सेम आना चाहिए। तो मतलब जैसे देखो इसमें दो जोड़े थे, पहला और आखिरी का θ1 θ2 है, यहां पर भी अगर ये θ1 θ2 है, इंटरमीडिएट ये जो स्टेप्स हैं या इंटरमीडिएट जो सरफेसेस इनका टेम्परेचर कुछ भी हो, बस कंडक्टिविटी K1 K2 Kn होना चाहिए, लेंथ L1 L2 Ln होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इफ देयर आर n कंडक्टर्स इन सीरीज देयर फर्स्ट एंड लास्ट एंड टेम्परेचर मस्ट बी सेम, ऐसे ही होने चाहिए। तो अगर n कंडक्टर्स के लिए आप बताइएगा हीट फ्लो, अगर इसमें हीट फ्लो हम H निकालें तो दैट वुड बी इक्वल टू, पैटर्न मिलाओ बेटा, देखो इसकी जगह तो यही आने वाला है, A की जगह भी वही आएगा क्योंकि सबका एरिया A है बेटा, सबका एरिया A है, बस नीचे चेंज आएगा। देखो L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, जब दो थे तो दो स्टेप में खत्म हुआ, n होंगे तो n स्टेप में खत्म होगा, ठीक है बेटे। तो ये आया यहां पर इतने की। अब मुझे ध्यान है कि इसमें कई बार ये प्रूफ यहां तक ले जाते हैं कि n कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर कंडक्टिविटीज आर डिफरेंट बट द लेंथ्स आर सेम। तो अगर हम यहां ले लें, इफ L1 L2 Ln इक्वल टू L, अगर इनके बराबर यानी सभी n कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बट लेंथ्स आर सेम, तो बताइए H क्या आ जाएगा, यहां L, यहां L, यहां L, तो क्या आएगा L बाई K1 L बाई K2 L बाई Kn। आप देखें क्या आता है इसमें, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2a, L कॉमन ले लीजिए और तो ऐसा कुछ बचा नहीं यहाँ पर खास, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन Kn, ऐसे आ जाएगा, राइट। तो आंसर यहां तक ला सकते हैं, यहां तक ला सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हियर इज द वे यू कैन, यू हैव टू फाइंड आउट H, ये ऐसे फाइंड आउट करना है। ये थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप गौर से देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरफेस के टेम्परेचर के लिए H1 H2 को सेम रखते थे और H निकालने के लिए H इक्वल टू H1 रखा था हमने, और फिर H1 में थीटा की वैल्यू डाला, कैलकुलेशन तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो हो जाएगा। अब एक चीज बचती है कि इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर बताते हैं, ठीक है।
हालांकि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हम H वाले फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं बेटा आपको वो लेकर चलना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा आसानी से आए और कैलकुलेशन भी आसान हो। तो नेक्स्ट हमारा, हम इसका भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा जो आपके लिए आसानी से आए। तो अब आएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, के एस लिख रहे हैं, एस फॉर सीरीज है बेटा। तो आप देखिएगा, अगर पहले की कंडक्टिविटी K1 दूसरे की K2 है, तो अगर हम यहाँ ये यूज करेंगे सिंस आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, हमें पता है सीरीज में ये होता है, और R इक्वल टू क्या होता है बेटा, L बाई के। जरा यहाँ वैल्यू डालिएगा, तो देखो यहाँ पर रखें, आर एस को पड़ा रहने दो, देखो R1 को क्या लिखोगे, L बाई के, फार्मूला याद रखिएगा, L का मतलब L1, K का मतलब K1, A तो A सेम है, प्लस इसके लिए भी L2 अपॉन K2A, या ठीक है बेटा। इसके लिए ज़्यादा रखिएगा, ये RS बेटा इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए है। तो देखिएगा हमने लिखा था ना L की जगह L1, ये पूरी लेंथ आएगी, ये तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन K की जगह KS आएगा। KS इज व्हाट बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, A कैंसिल हुआ। तो अगर आप देखें तो KS कितने के बराबर आया, ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये आया L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। फिर बताएं, आपको याद हो जाए अच्छी बात है, ना याद हो तो फिर आप R1 प्लस R2 से निकाल लीजिए, ये आएगा। एक पैटर्न तो मिल गया है कि अगर n कंडक्टर सीरीज में हो, देखिएगा फॉर n कंडक्टर्स इन सीरीज, बेटा सीरीज में n कंडक्टर हो तो आप देखिए क्या आ जाएगा, KS इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस LN अपॉन L1 बाई K1 L2 बाई K2 प्लस LN बाई KN, ये आ जाएगा। Y2 इक्वेशन रख लीजिए, ठीक है। तो देखो 2 के लिए L1 प्लस L2 था, n के लिए LN तक चला जाएगा ये, ठीक है बेटा, यहां तक है। नेक्स्ट आप देखिएगा और कर सकते थे इसमें केस, इफ L1 इक्वल टू L2 डैश डैश LN इक्वल टू L से मान लिया, मतलब हम क्या मान ले रहे हैं, सारे कंडक्टर की लेंथ सेम है। तो हमने ये लिया बेटा देयर आर n कंडक्टर्स इन सीरीज और उनकी लेंथ जो है वो L के बराबर है। अगर L के बराबर है तो देखो क्या आ जाएगा, KS, यहाँ पे L, यहाँ पर L, यहाँ, तो देखो L प्लस L कितनी बार बेटा, n टाइम्स, आप लिखोगे n बार L को जोड़ देंगे, यहां तो L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2 प्लस L बाई KN आ जाएगा, KS। देखो बेटा L को 2 बार जोड़ते तो 2L आता, 3 बार जोड़ते तो यहाँ 3L आता, n बार जोड़ें तो क्या आएगा, NL आएगा, तो यहाँ आएगा NL, L कॉमन ले लो, 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन KN, ये आया, LL कैंसिल हो गया। तो यहां देखिएगा KS क्या है, इतना नोट कर लो बेटा, ये ठीक बेटा। तो देखिए KS कितने के बराबर है, KS इज इक्वल टू आ गया बेटा n अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन KN, और बेटा इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं, इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन HM, जहां पर HM का मतलब हुआ हार्मोनिक मीन। ये मैथमेटिक्स में आता है। जैसे बेटा हम लोग जब एवरेज निकालते हैं, होता है ना, जैसे 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका मीन यानी एवरेज निकालते हैं, तीनों को जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। वैसे ये हार्मोनिक मीन होता है। अगर तुम याद रखोगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है क्या, कि इफ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फॉर these conductor in series if the length is same then thermal conductivity is equal to the harmonic mean, ठीक है, ये आता है। अब एक चीज जो कि हमें इस्तेमाल काफी करना होता है, तो हम लिखते हैं फॉर 2 कंडक्टर्स, अगर आप चाहते हो 2 कंडक्टर हो तो n को 2 लिख लोगे, देखो बेटा यहाँ 2 लिख दो और यहीं पे खत्म कर दो, यानी यहां तक नहीं जाएगा। तो फॉर 2 कंडक्टर्स ये इक्वेशन बेटा यहां तक आ जाएगा
कि S इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन, बेटा आप यहाँ पे रख ले 2 बिकॉज n इक्वल टू 2, और यहीं पे खत्म कर दें 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये भी हार्मोनिक मीन ही होता है बेटा, क्यों? क्योंकि जब n टर्म्स थे तब इस तरह से आया था, जब 2 टर्म थे ये आएगा HM मतलब हार्मोनिक मीन ही होता है। ये फॉलो याद रखिएगा, इसकी जरूरत होती है। कंडीशन है बेटा इसमें क्या, लेंथ दोनों कंडक्टर की सेम है, लेंथ n कंडक्टर की सेम है, यहां तक आया। ठीक, तो आज के लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में यही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका लेकर के चलते हैं। और बेटा आप चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, और जब चैनल देखा करें लाइक करिए और थोड़ा व्यू बढ़ा दीजिए भैया। थैंक यू।